आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज जब उसकी दूसरी शादी थी मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता था और बहुत सुंदर भी था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उससे बेहद प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरे ही तरह चिंतित थी और बोली कि माँ, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से शुभ शुभ निकालो, मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे क्योंकि उन्हें पिछली शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा बेटा भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी, लेकिन मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। फिर मैं दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में लेकर गई। उसमें से सबको बाहर निकालकर मैं दुल्हन के पास थोड़ी देर बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। फिर मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर तुम ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं दुल्हन का पेट थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थक गए थे। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे मैंने एक जोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। इतने में अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। मैं उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वह चली गई। फिर मैं अपने बेटे से पूछना चाही कि अब उसने क्या किया, तो वह कमरे में नहीं था और उसका फ़ोन भी बंद था। इतने में मैं दौड़ी हुई बाहर गई और अपनी बहू को रोकने की कोशिश करने लगी। मैं उसे समझाने लगी कि कल मुंह दिखाई है और बहुत सारी रस्में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह सब तो पहले भी हो चुका था जब राहुल की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली भी बहू के साथ वही हुआ था जो दूसरी के साथ हुआ। अब घर में आए मेहमान तरह तरह की बातें बनाने लगे और राहुल से पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया दुल्हन के साथ कि वो इतना डर गई और घर छोड़कर चली गई। लेकिन राहुल ने किसी के भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सारे मेहमान भी धीरे धीरे अपने घर चले गए। अभी तक किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं चला। वैसे तो राहुल बहुत ही सीधा साधा लड़का था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबकी बहुत ही परवाह करता था और अपनी बहन को भी बहुत ज़्यादा मानता था। सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन आखिर में मुझे समझ नहीं आता था कि राहुल की जब भी शादी होता था तो
उसकी पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली जाती थी। इस बात का मैं पता लगाना चाहती थी। अब राहुल की उसकी पहली 2 पत्नियों से उसकी तलाक भी हो गई थी और अब मैं फिर से सोच रही थी कि राहुल का मैं तीसरा शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में राहुल ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि एक तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि राहुल की शादी एक तलाकशुदा औरत या फिर विधवा से कराऊंगी और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। मैंने लड़की वालों को बताई कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह घर छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैं राहुल को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करना है, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। राहुल की बात सुनकर मैं उसे डांटते हुए बोली, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी शादी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू ज़िंदगी अपनी गुजार सके। बोलते ही बोलते मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर राहुल चुप हो गया और राहुल ने शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं राहुल के दिल में चोर था, वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार लड़की को अपने भरोसे पर ले आऊँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिलाऊँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था। मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया। खैर शादी निपट गई। राशि को मैं राहुल के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैं राशि का हाथ अपने हाथ में ली और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, राशि राशि बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। राशि आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने राशि को समझाते हुए कहा, बेटा राहुल शादी के लिए राजी नहीं था, बहुत मुश्किल से राजी हुआ था, तो हो सकता है वह कुछ अजीबो गरीबो हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। राशि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं अब थोड़ी संतुष्ट हो गई थी और अब राशि को आराम करने के लिए बोलकर मैं बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई और अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। राशि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे कर उसे बाहर गेट से अंदर लिया था और फिर मैं उसे समझाते हुए उससे पूछी कि क्या हुआ बेटा, तो कहने लगी, आपको अपनी बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी, अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। राशि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन राशि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह राहुल को छोड़कर चली गई और उसके तलाक ले ली। मैं सदमे की हालत में थी और सोच रही थी राहुल को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं। पहले जो मैं बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की थी और सुंदर पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन राशि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। राशि को पहले ही सब कुछ समझा दिया था, फिर भी वो राहुल को छोड़कर चली गई। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में, यह सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा था। राहुल भी कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं हर वक्त राहुल पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती, शायद कुछ तो ऐसा सुराग मिले जिससे मैं पता लगा सकूं, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा कभी लगा ही नहीं
कि उसमें कुछ अब नॉर्मल भी है, एक नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मैं उसके दोस्त से भी पता लगाने की कोशिश की तो उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि राहुल ने उन लोगों को भी कुछ भी नहीं बताया था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए, घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन राहुल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर राहुल की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए। इस बार मैं लड़की को सब कुछ बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया, और लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैं राज़ी कर ली थी और लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैं शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी और वैसे भी सारी समझौते औरतों को ही करनी पड़ती है। लड़की जिसका नाम सोनी था भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। संस्कारी होने के साथ साथ सोनी बहुत ही खूबसूरत भी थी और इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। राहुल कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं हैं। राहुल के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए और उन्होंने कहा सोनी को जल्दी ही होश आ जाएगा। मैं सोनी के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सोनी ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने सोनी का हाथ पकड़ लिया। सोनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तो सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन सोनी मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊँगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। इतना कहकर सोनी रोते हुए अपने घर चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि सोनी के माँ बाप का फ़ोन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सोनी ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था। राहुल की बाकी पत्नियों ने तो उसके दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था सोनी अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब राहुल का चेकअप कराकर ही रहूँगी। अपने होशो हवास में तो राहुल ऐसा कभी भी करने नहीं देता, इसलिए एक दिन मैं राहुल के खाने में नींद की दवाई मिला दी। राहुल के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने राहुल के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चले गए और फिर मैं बेसब्री से राहुल की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि राहुल की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर राहुल की रिपोर्ट नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सोनी के घर गई। सोनी के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की, शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन मुझे देखते ही सोनी डर गई थी। मैं उसके पास उसके कमरे में गई। मुझे देखते ही सोनी बोली आंटी जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर भी आप मुझे लेने क्यों आई हैं। मैंने सोनी के आगे हाथ जोड़ लिए और मैंने उससे कहा कि सोनी तुम ही मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो, तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है,
प्लीज़ मना मत करना। लेकिन सोनी किसी भी तरह की सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोनी से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सोनी डरी, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर वह मान गई। मैं सोनी को अपने घर ले आई और एक बार फिर से सोनी को दुल्हन बनाकर मैंने राहुल के कमरे में बैठा दिया। राहुल को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सोनी घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, और आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर राहुल ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया। मैं राहुल के कमरे में छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में राहुल दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवारी बैठी सोनी पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। सोनी डरी सहमी सी बैठी थी, जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोककर आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनते ही सोनी बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। वह डर से थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्की बक्की सी खड़ी थी। अंदर तो राहुल गया था, फिर यह औरतों की आवाज़ क्यों? तभी राहुल बाहर निकला और राहुल को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची, क्योंकि उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, या यूँ कहिए बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुम्हें मना किया था ना कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपने मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ राहुल सोनी की तरफ बढ़ा था। सोनी चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं सोनी को उसके कमरे से जैसे तैसे करके बाहर लेकर आ गई और अपने कमरे में ही सुला ली। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पे थे। मैंने उन्हें सारे हालातों से अवगत कराया। साथ ही में मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है राहुल पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, राहुल तो मुझे एक दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर राहुल पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और यह दौरे राहुल को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सोनी जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सोनी बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सोनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, सोनी बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तो तुम मुझे मम्मी जी कहो, और दूसरी बात यह कि यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कह सकती हैं? सोनी ने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, राहुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस थोड़े से उसे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है, जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सोनी राजी हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से सोनी से कहा था, सोनी बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो, और सोनी ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तब तक कुछ देर बाद राहुल भी अपने कमरे से एकदम नॉर्मल होकर निकला और नाश्ता मांगने लगा। फिर वह नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। राहुल के घर से जाते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सोनी भी अब मेरे पास आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने देखा कि सारी किताबें सेम थी और सभी किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई परमीला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उस कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। परमीला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौड़े पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में भी दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी।
परमीला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे मायके भेज दिया था। दुल्हन को देखकर परमीला का पागलपन कम नहीं हुआ था और परमीला के कैरेक्टर में ही राहुल ने खुद को उतार लिया था। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास राहुल पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से राहुल को समझाना पड़ेगा, उसे परमीला के कैरेक्टर से बाहर निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई से और सोनी और मेरी मेहनत से राहुल ठीक होने लगा था। सोनी राहुल के सामने सिंपल ही रहती थी, कोई श्रृंगार नहीं करती थी। राहुल के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सोनी के लिए प्यार देखा था। सोनी कहीं भी जाती राहुल की निगाहें उसका पीछा करती थी। राहुल का इलाज चलते आज 2 महीने हो चुके थे। सोनी ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, मैं उसकी कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सोनी जैसी बहू मिली। सोनी अभी भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब राहुल बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सोनी से कहा, सोनी आज तुम्हें एक और आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सोनी नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सोनी आज तुम्हें दुल्हन बनकर राहुल के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सोनी डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि राहुल अब ठीक हो चुका है। वह भी राहुल की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। सोनी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दरवाज़ा खुला रखना और दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर भागाना। रात को राहुल के आने से पहले ही मैंने सोनी को दुल्हन की तरह सजाया। राहुल के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया मैंने। राहुल के आने का टाइम हो गया था। मैंने सोनी को सजी सजाई बेड पर बैठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में राहुल आ चुका था। खाना खाते हुए राहुल की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई थी कि राहुल किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में राहुल खुद ही बोला, मम्मी सोनी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या कहीं गई है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद राहुल अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी राहुल के पीछे पीछे चली और बाहर ही गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी और कुछ ही देर में मुझे सोनी और राहुल की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, प्यार में डूबी सरगोशियाँ। मैं मुस्कुराई, मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद दी और अपने कमरे में आते ही सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सोनी को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर सोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोनी की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सोनी के माथे को चूमते हुए कहा, सोनी बेटा तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सोनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी वह राहुल को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सोनी को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे राहुल और सोनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे बोलते हुए मैंने भगवान को धन्यवाद दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।